हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे और ये लेसन 2 है। अगर आप लेसन 1 नहीं देखे हैं तो लेसन 1 जाकर देख लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग MCQ 120 क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो का PDF आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सेलेक्टेड प्रश्न है। हर एक प्रश्न एग्ज़ाम में कभी ना कभी आया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई लिनियस। ऑप्शन सी होगा लिनियस। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। लिनियस किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वह स्वीडिश के वैज्ञानिक थे और चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडिश। स्वीडिश मतलब लिनियस, ठीक है। लिनियस जो स्वीडिश के थे उन्हीं को स्वीडिश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादकों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स, फेरनोगेम्स, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स का मतलब होता है जो भ्रूण बीज के भीतर होता है, ठीक है। बीज जो होता है वो भ्रूण के भीतर होता है, उसे फेनरोगेम्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। क्रिप्टोगेम्स में क्या होता है कि बीज उत्पन्न नहीं होता है। क्रिप्टोगेम्स में बीज उत्पन्न नहीं होता है। फेनरोगेम्स में क्या होता था? बीज उत्पन्न होता था। इसमें क्रिप्टोगेम्स में क्या होगा? बीज उत्पन्न नहीं होगा। फेनरोगेम्स में बीज उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण का आधारित इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्पीसीज। इसका आंसर क्या होगा? स्पीसीज। वर्गीकरण के आधारीय इकाई क्या था? स्पीसीज। इसका व्याख्या कौन किया है? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होता है। हाइड्रोफाइट्स होता है समुद्री जीव है, जलीय पौधे हैं, पादप रोग है या फिर जड़ विहीन पौधे हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है कि जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के अनुकूल होता है। जो जलीय पौधे होते हैं वो क्या होता है कि अनुकूल होता है, जल में रहने के अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताता है उनके। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है
पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताता है उनका, उनमें 2 नाम होता है, तो कौन कौन सा नाम होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वंश और जाति। जैसे क्या होता है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस क्या होता है? वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो होमो क्या होता है कि वंश का नाम होता है, और सेपियंस क्या है? जाति है। तो पहले वंश रहता है, उसके बाद जाति रहता है, ठीक है। होमोसेपियंस में क्या होता है? होमो क्या है? वंश है, और सेपियंस क्या हो गया? जाति हो गया। और ये द्विनाम पद्धति का अभिप्राय किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? ये लीनियस ने दिया है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय किसने दिया? लीनियस ने दिया है। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वह क्या कहलाते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका बीज तो होता है लेकिन उन पर क्या होता है? पुष्प नहीं होता, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है? तो इस पौधा का इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनावृत पौधे उसे कहा जाता है। जिन पौधों में बीज होता है लेकिन पुष्प नहीं होता, उसे अनावृत पौधे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज कब किया था? तो 1682 ईस्वी में। और जीवाणु का नामांकन किसने किया था? तो एरेनबर्ग। जीवाणु का नामांकन किसने किया था? खोज कब हुआ? 1682 में। नामांकन किसने किया था? तो एरेनबर्ग किया था 1829 में। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक 1682 में, इसका नामांकन कौन किया? तो एरेनबर्ग 1829 में। अगला प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? मतलब जीवाणु से संबंधित कौन सा कथन है जो सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होता है किंतु कुछ स्वपोषी होता है। विविध पोषी मतलब क्या होता है? जो दूसरे पे आश्रित होता है, और स्वपोषी मतलब जो खुद पे आश्रित होता है और किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होता, उसे स्वपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं के पौधे माना गया है। जीवाणुओं के पौधे माना गया है क्योंकि, मतलब जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होता है। जीवाणु में क्या होता है कि कठोर कोशिका भित्ति होता है, इसीलिए इसे पौधे भी माना गया है। अगला प्रश्न है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, मतलब जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका में नहीं होता, तो इनमें से क्या नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसकी त्वचा कड़ा होता है, जीव द्रव्य कला भी होता है, राइबोसोम भी होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये नहीं होता। जीवाणु कोशिका में क्या होता है कि सूत्र कणिका जो होता है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होता है? मतलब जीवाणु को ज़्यादातर आकृति कौन सा आकृति होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छड़ रूपी। जीवाणु का साधारणतः आकार कैसा होता है? छड़ रूपी। और बहुत से केस में क्या होता है? गोल भी होता है, सर्पीला भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि छड़ रूपी होता है। जीवाणु क्या है? जीवाणु एक कोशिकीय होता है। जीवाणु क्या है कि एक कोशिकीय होता है। और जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलाणु। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वह गोलाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु
क्या कहलाता है? जो जीवाणु गोल होता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोकस। जो जीवाणु गोल होता है उसे क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? एक सर्पिल जीवाणु होता है जिसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्पाइरिलम। ठीक है, अस्पाइरिलम। गोल जीवाणु क्या कहते हैं? कोकस। गोल जीवाणु को कोकस कहा जाता है और सर्पिला जीवाणु को अस्पाइरिलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु। जीवाणु में क्या होता है कि वास्तविक जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। कवक में भी वास्तविक केंद्रक होता है, कवक में भी होता है, लाइकेन में भी होता है, हरे शैवाल में भी वास्तविक केंद्रक होता है, लेकिन जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु। जीवाणु क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्णकी लवक। ठीक है, वर्णकी लवक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चर प्रसिद्ध है। पाश्चर एक वैज्ञानिक थे जो किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर क्या थे? प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटा जीव होता है जिसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। जिसका आकार क्या होता है कि 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में। अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं रह पाते? इसका कारण बताना आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य विकुचित हो जाता है। ये जीव द्रव्य होते हैं, क्या हो जाता है? कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वह मर जाते हैं। जीव द्रव्य होता है कुंचित हो जाता है और इस तरह वह मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? जो मानव की आंत में पाया जाता है उस जीवाणु का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्चेरिचिया कोलाई। मानव की आंत में जो जीवाणु पाया जाता है उसे एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोबैक्टीरियम। जो तपेदिक उत्पन्न बीमारी करता है, तो टीबी में जो बैक्टीरिया होता है उसको माइक्रोबैक्टीरियम कहते हैं। अगला प्रश्न है,
भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न किससे होती है? तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? कवक से, विषाणु से, जीवाणु से या आवृतबीजी से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु से। अगला प्रश्न है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होते हैं तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? अगर एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में अगर 20 मिनट का वक्त लेता है तो 2 घंटे में कितने कोशिका में विभाजित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 64 कोशिका में। 1 से 2 हुआ और 2 से क्या होगा? ये भी 2 भाग में डिवाइड होगा, ये भी 2 भाग में डिवाइड होगा। इसी तरह से 2 घंटे में 64 सेल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फली फसल। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तपेदिक रोग, मतलब टीबी रोग। अगला प्रश्न है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनावीना। मृदा की धान के पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनावीना। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद प्रशिक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद प्रशिक्षण में मदद करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए प्रशितन खाद परीक्षण को मदद करता है। इसका आंसर क्या होगा? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से जब दही बनता है उसमें जमने का कारण क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बन पाता है। और दूध से दही बनना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। दूध से दही बनना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइजोबियम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया? सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इवान विस्की। विषाणु का खोज किसने किया? इवान विस्की ने किया। कब किया? तो 1892 ईस्वी में। ये लास्ट प्रश्न था और ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पार्ट 2 कल आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।